सो हमेशा की तरह प्रथम समरू मेरे वेरी फेवरेट श्री गणेश जी गणपति बापा, इनकी वंदना करके हम शुरुआत करते हैं। Gratitude is key to success. My gratitude to all my gurus, teachers, mentors, books, authors. I forgot that in last few classes. My parents, ma baba, my family, and everybody because of whom I am here today. Thanks to you, gratitude to you, all of you कि आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपको ये ज्ञान शेयर करूं. Thank you very much. नमः शिवाय च नमः शिवाय. Welcome to Vedic Fortune. आज हम बात करेंगे वास्तुमंडल. उसको एक अलग, आप सबने वास्तुमंडल के बारे में पता ही होगा, सबने सुना है राइट ये टर्म. कि कौन कौन है जिनके लिए ये टर्म नया है वास्तुमंडल, वास्तु पुरुष मंडल या वास्तु देवता मंडल. किन किन ने नहीं सुना है कभी, जो शायद नए प्रैक्टिशनर्स है. एनीबडी? नहीं सुना सर. वास्तु मैंने पुरुष सर नहीं मंडल सुना है, सुना. लेकिन क्या होता है ये ओके, कुछ नहीं. तीर्थ जी ने नहीं. ओके, वास्तु लता जी आपको तो पता होना चाहिए ना, आपने तो. okay. हाँ सर. और कौन बोला नहीं सुना है करके? अभी हम नहीं दिखाई दिया. सर मैंने भी बोला. एकता जी ओके, और ज्योति जी ओके, फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम. चलो, जिन्होंने नहीं सुना जाना है तो उनको लिए बहुत अच्छा होगा कि एक नए प्रोस्पेक्टिव से जानने को मिलेगा. जो लोग जानते भी है, मेरा आज ये थोड़ा प्रयास है कि उसको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी में समझाऊं. हर एक देवता के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, बट पहले वास्तुमंडल के फॉर्मेशन के बारे में हम थोड़ा बहुत कुछ जान लें. वास्तु पुरुष मंडल मतलब, जब मैंने आपको डे 1 को एक स्टोरी बताई थी राइट, कि वास्तु पुरुष को औंधा लिटाया गया और उसके ऊपर सारे देवताओं बैठ गए ताकि वो खड़े ना हो पाए. वो बहुत ही विकराल स्वरूप के थे, काफी बड़े थे राइट, तो उनको ऐसे दबा दिया गया. ठीक है, ये आपको स्टोरी याद है. तो वही देवताओं का एक अधिपत्य हो गया वास्तु पुरुष के क्षेत्र में. मतलब जो फील्ड वास्तु पुरुष ने कवर की थी, वहां वो फील्ड पर वास्तु पुरुष, उनके ऊपर देवता, तो देवताओं का अधिपत्य आ गया. अब वो कुछ देवता थे, ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे. बट थोड़ा टेक्निकली और साइंटिफिकली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर हम वास्तु पुरुष को समझने की, जानने की कोशिश करें, तो क्या होता है, दो प्रकार की एनर्जीज होती है देवताओं को. अगर हम देवताओं की, ईश्वर की, भगवान की बात करें, सो दे आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जीज. हर एक देवता का, जैसे वायु देव, अग्नि देव, इंद्र देव, सूर्य देव, हर एक को एक डिपार्टमेंट दे दिया गया है. दैट इज वाई दे आर देवता ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. ठीक है, बट हम जो एनर्जी वास्तु ये कोर्स करने हम जा रहे हैं, तो हम एनर्जी टर्म्स में उनको महसूस करने की या समझने की कोशिश करेंगे. तो जो देवताओं के साथ एसोसिएटेड जो मेजर 2 एनर्जी फॉर्म्स हैं, वो एक है प्राणिक ऊर्जा, एक है जैविक ऊर्जा. ये नोट डाउन कर सकते हो, शायद नोट्स में ना मिले. प्राणिक ऊर्जा मतलब कॉस्मिक एनर्जी. जो अब ये बात हो रही है 9वीं और 10वीं दिशा की, ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा राइट. तो प्राणिक ऊर्जा जो है वो ऊर्ध्व दिशा से आती है, मतलब कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से आती है, कॉस्मिक पावरफुल एनर्जी. इसको गॉड एनर्जी, ईश्वरीय शक्ति कह सकते हो आप राइट. और जैविक ऊर्जा जो है राइट, जो जैविक ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और वाइब्रेशंस फ्रॉम विद इन द अर्थ. हमारा अगर आपने एस्ट्रोनॉमी भी थोड़ी बहुत, अब जैसे अब स्कूल में हमने पढ़ी होगी, तो अर्थ का भी एक ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर खड़े हैं. अगर ताकि सब कुछ, जैसे हमारे सैटेलाइट्स तक अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो घूम रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. सो वो ग्रेविटेशनल पुल आता कहाँ से है कि पृथ्वी के पाताल में, पृथ्वी के कोर में ऐसा स्ट्रॉन्ग गुरुत्वाकर्षण पैदा करने वाला पदार्थ है जो सब चीजों को अपनी ओर खींचता है. ठीक है, सो उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पैदा होती है राइट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम जैविक ऊर्जा, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो हम भी अवकाश में उड़ने लगेंगे ना. ओके, सो प्राणिक ऊर्जा और जैविक ऊर्जा, ये 2 सोर्सेस है. अब ये दोनों अगर इम्बैलेंस है, अगर देखो, मैं कोशिश और एक करता हूँ आपको ये डायग्राम में समझाने की. जैसे आप, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको. अब जैसे हमारी ये पृथ्वी है, हम पृथ्वी पर है, ठीक है. तो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो ब्रह्मांड से सीधी आती है पृथ्वी पर, इन सम ऑफ कॉस्मिक लाइट और कॉस्मिक रेडिएशन, कुछ भी कहो, कॉस्मिक एनर्जी बोलो.
अब पृथ्वी के गर्भ में जो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है, वो सारी चीजों को, जो फिजिकल चीजें हैं, पंच महाभूत से बनी हुई, राइट, 5 एलिमेंट से बनी हुई, जैसे मनुष्य हो गए, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स सारी, उनको अपनी तरफ खींचती है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स बनाते हैं। आपने कुछ ऐसे इंटरनेट पर डायग्राम देखे होंगे, ऐसे ऐसे करके इसके कुछ ऐसे तरंग छूटती है पृथ्वी से भी दूर दूर तक। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है, जिसको जैविक ऊर्जा कहते हैं। और सामने से आपको कॉस्मिक एनर्जी तो आ ही रही है, तो दोनों का संगम होता है, दोनों इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे से, जैविक ऊर्जा और प्राणिक ऊर्जा। और ये एक इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब समतल अपना संतुलन बनाकर रहे, तो वहां की ऊर्जा शुभ कहलाती है, गुड एनर्जी कहलाती है। और जब ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, तो वहां की ऊर्जा अशुभ कहलाती है, मतलब गलत परिणाम देने वाली या विपरीत परिणाम देने वाली हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? अगेन बिकॉज ऑफ द वास्तु फॉल्ट। बिकॉज वास्तु हमें क्या सिखाता है, वास्तु का मूलभूत आधार कि पंच तत्वों को, हम खुद भी पंच तत्वों से बने हुए हैं, हमारा शरीर और लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स सारी, तो पंच तत्वों को, हमारे सराउंडिंग को हम नेचर के रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे, तो ये जो फ्लक्स है प्राणिक ऊर्जा का और जैविक ऊर्जा का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण घर की ऊर्जाएं डिस्टर्ब होगी, जिसके कारण घर में क्लेश, रोग और इत्यादि प्रॉब्लम्स शुरू होंगे, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये वास्तु दोष के कारण हो रहा है। समझ रहे हो एनर्जी के टर्म्स में? ठीक है। तो ये दोनों की बात मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि प्राणिक ऊर्जा और जैविक ऊर्जा दोनों को, ये हमारे जो देवता हैं, 45 देवता जिन्होंने वास्तु पुरुष को दबा कर रखा है, वो दे आर फॉर्म ऑफ दिस एनर्जीज ओनली। अब इस इन एनर्जी से, जैसे मैंने कहा कि दोनों के जब संगम होता है प्राणिक जैविक का, तो अगेन शास्त्रों में कहा है कि दो प्रकार के रिजल्ट्स आते हैं, आउटकम्स। एक को कहते हैं प्रीति संगम, राइट, जो पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और कंफर्टेबल एनर्जी रिजल्ट्स देते हैं। और एक एक दूसरा जो आउटकम आता है उसको कहते हैं विष संचार। विष का मीनिंग तो आप सबको पता है, पॉइजन होता है, मतलब नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का क्रिएशन होता है। ठीक है, जिसको हम इन अ वे जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं, या बैड रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या इवन दिस भूत पिशाच एंड ऑल दिस काइंड ऑफ नेगेटिव एंटिटी या एनर्जी, वो कहाँ रहती है? जहां पर भी प्राणिक और जैविक ऊर्जा का बैलेंस, तो वहां पर ये सारी एनर्जीज ज्यादा पनपती है। ठीक है। सो जियोपैथिक स्ट्रेस जो लोग नकारते हैं कि ये नहीं होता, या वो अफेक्ट नहीं करता वास्तव में जियोपैथी का, तो वो एकदम गलत बात है। शास्त्रों में भी इस ऊर्जा का उल्लेख किया गया, बट शास्त्रों जब लिखे गए तब जियोपैथिक ये वर्ड नहीं था, उसको अलग तरीके से वर्णन किया गया है, अलग अलग माध्यम से, जैसे शैल्य के नाम से समझाया गया है, मैंने आगे समझाया था। और जैसे आज प्रीति संगम और विष संचार, ये दो टर्म्स है, राइट, ड्यू टू इम्बैलेंसिंग टू दिस टू प्राणिक जैविक ऊर्जा। तो वो सब क्या है, इन अ वे वो एक बैड एनर्जी का संचार, जिसको हम इन अ वे जियोपैथिक स्ट्रेस। तो जियोपैथिक स्ट्रेस और उसका ट्रीटमेंट वास्तु का अभिन्न अंग है। जो लोग कहते हैं कि मैं वास्तु में उनको नहीं मानता, तो वो अगेन इनऑपरेट है। वास्तु बिना उसके पवित्र, देखो ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा का कॉन्सेप्ट ही मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। आपने आपकी आठों दिशा संभाल ली, नौवीं और 10वीं दिशा की हम यहाँ बात कर रहे हैं, 8 दिशा से आप आपका सराउंडिंग संभालोगे, जिससे कि ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, प्राणिक एनर्जी एंड जैविक एनर्जी बैलेंस रहे। तो 9th एंड 10th डायरेक्शन आर रादर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन इन वास्तु। समझ में आया एवरीबॉडी? समझ रहे हो कॉन्सेप्ट यस ऑफ सर। एनर्जी, कैसे ये डेवलप हुआ, कैसे मैंने ये मतलब इस फॉर्म को, ये मोडालिटी को आगे बढ़ाया इन माय, मतलब मेरे परसेप्शन से। दिस आर द रीजंस। ऐसा नहीं कि मैंने उठाकर ऐसे ही शुरू कर दिया, ये सब बहुत पढ़ा, प्रैक्टिस किया, तब जाके आई केम अप विद एनर्जी वास्तु। मेक सेंस? तो देवताओं को भी हम आज ऐसे ही प्रीति संगम का मतलब क्या है? सॉरी, जो आपने प्रीति संगम बोला उसका मीनिंग क्या है? प्रीति संगम, देखो वर्ड अपने आप में मीनिंग, प्रीति मतलब, प्रीति किससे होती है? प्रीति मतलब प्रेम। प्रेम, हाँ जी। हाँ,
तो जहां पर, कहाँ पर प्रेम संगम कहाँ पर होगा? जहां पर शुभ ऊर्जा होगी, जी राइट। जी तो प्रीति जी। संगम और विष संचार मतलब पॉइजन, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव। पॉइजन। ठीक है। ठीक। हाँ जी, Sir, I भारती जी have a आपको question? question. हाँ जी। Yes, sir. सर जियोपैथिक स्ट्रेस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में कैसे हम वो एब्सोल्युटली, करेंगे, वेरी गुड मतलब? क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, ये Yes. अगेन अधो दिशा की बात मैंने की, तो क्या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 24वें माले पे, या 47th फ्लोर, या चलो ऑल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है 108 फ्लोर, तो उसका क्या फ्लोर नहीं है? राइट, Yes, फ्लोर sir. है तो अधो दिशा तो है ही है। हम्म। एक बात ये हो गई। और जो भूमि से जो तरंगे उठती है, जैसे मैंने अभी स्क्रीन पर समझाया, मेरा ड्राइंग बहुत खराब है यहाँ पर, बट मैंने स्क्रीन से समझाया कि भूमि से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो निकलता है, वो हमारे आपके सैटेलाइट्स तक को पकड़ के रखता है। अगर हमारे अर्थ एटमोस्फियर में, तो क्या हमारे 24वें 25वें माले को Yes. वो नहीं करेगा? Yes, sir. Got it. राइट। Absolutely. Yes, sir. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Yes. सर लेकिन शायद जैसे जैसे जितना ऊपर जाएंगे उसका सर थोड़ा सा कम होता हो, ऐसा कुछ ऐसा तो। मैंने नहीं देखा, क्योंकि देखिए हम पृथ्वी की सतह है, राइट। और हमने ये मान लो आइडियली जो बिल्डिंग्स होती है 5 फ्लोर 6 फ्लोर या 10 12 फ्लोर की होती है, राइट। इंडिया की बात करूं तो बहुत लंबी हो गई, तो मतलब ये बिल्डिंग हो गई। अब पृथ्वी इतनी विशाल है, इतनी विशाल है कि उसका कुछ किलोमीटर तक तो उसका वो रेडिएशन इंटेंसिटी, अगर आप वो वो इसमें क्या स्केल लेकर मेजर करोगे ना, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर, अगर मैं, देखो मैं साइंटिफिक टर्म में नहीं बट एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर आपका इंटेंसिटी एनर्जी का ग्राउंड पर 10 kg आ रहा है, ओके फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हो सकता है 9.95 kg आए, ओके, ओके उससे ज्यादा कम नहीं आएगा। यस सर। समझ रहे हो? यस सर। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़े। जी सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, एनीबडी? नहीं सर। ओके, चलिए। तो हाँ जी, हम वास्तुमंडल की बात करेंगे, प्राणिक जैविक ऊर्जा की बात कर ली। सो दिस आर द गवर्निंग एनर्जीज इन वास्तु, जिसके बारे में शायद हम क्या करते हैं अभी तक, जिन्होंने मतलब जो वास्तु बेसिक करके रखा है और कोई मॉडल, तो क्या है, दिशाएं बैलेंस कर ली, यहाँ पर ये लगा लिया, वहां पर वो लगा लिया, तो वो कंप्लीट अपने आप में नहीं है। वो भी मैं आज ही बताने की कोशिश करूंगा अगर समय रहा तो, कि क्यों ऐसा है। ठीक है, चलिए वास्तु पुरुष मंडल को हम देखते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए ये नया होगा, जिनको पता है उनको शायद एक अलग पर्सपेक्टिव से। जैसे मैंने बताया था कि वास्तु पुरुष को ऊंधा लेटा दिया गया और उसके ऊपर सारे देवता विराजमान हो गए, ताकि वो मूवमेंट ना कर सके। ठीक है, अब इसका भी मैं आगे एक थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन बताऊंगा, बट ये पहले ये समझ लें। तो ये ब्रैकेट में लिखा है स्थिर वास्तु, ठीक है। दूसरा होता है चर वास्तु, और तीसरा होता है नित्य वास्तु, राइट। किन किन्हों ने ये टर्म सुने हुए हैं, स्थिर वास्तु, चर वास्तु, नित्य वास्तु? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस? Yes, sir. I heard. ग्रेट, चलिए। तो उसके लिए हम, जयमाला जी ने तो ऑफ कोर्स सुना है, राइट, वेरी गुड। चलिए, तो वास्तु पुरुष है जिन्होंने ऐसे लेटे हुए हैं, हमने डायग्रामेटिकली समझना है इसको, ठीक है। अब इन पर 45 देवतास बैठ गए थे ताकि ये हिल ना पाए। अब ये 45 देवतास में हम उसको एक स्प्लिट अप कर देंगे। पहले 13 जो पावरफुल देवतास, और बाकी के 32 देवतास, उन्होंने फेज वाइज इनको ऐसे पकड़ा और नीचे दबा दिया। तो कैसे? तो सबसे पहले ब्रह्मा जी जो सेंटर ऑफ द बॉडी में बैठ गए, ताकि मेजर वेट, कॉस्मिक एनर्जी का मेजर फोर्स वहां लगाया गया। ठीक है, ओके। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले आए आउट ऑफ दिस 13 देवता, 13 + 32 = 45। ठीक है, तो 45 देवता ऐसे हुए हमारे। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का के बाद आर्यमा ईस्ट डायरेक्शन में, उन्होंने ये एरिया
कंप्रेस कर दिया, देन विवस्वान, देन मित्र एंड भूधर, पृथ्वीधर भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो ऐसे करके ये 5 मुख्य देवता, उन्होंने उनके बॉडी के स्ट्रॉन्ग एरियाज को ऐसे कंप्रेस किया, ठीक है। देन कम आप, वस्त्र एंड आप, ठीक है, सर से पकड़ लिया तो बाकी सारी मूवमेंट धीरे धीरे कम की जाए उनकी। देन सविता एंड सवित्र, देन इंद्र एंड जया, जयेंद्र भी कहते हैं इनको, रुद्र एंड रुद्रजय। ऐसे करके ये 13 देवतास हुए, आप काउंट कर लो, ब्रह्मा प्लस ऑल दिस देवतास, तो ये 13 मुख्य देवतास ये ऐसे बैठ गए और उन्होंने संतुलन बना लिया वास्तु पुरुष पर, जो एक महाकाय अवतार था, बहुत ही विशाल और विकराल स्वरूप था। तो उनको ऐसे करके एक पहले तो शांत किया, पकड़ लिया। फिर क्या हुआ, इसके बाद जो बाकी के 32 देवतास है वो एक एक करके उनको हर एक कॉर्नर से पकड़ लिया ताकि उनका मूवमेंट हो ना पाए और वो शांत हो जाए, जो बहुत ही वेग में थे, बहुत ही आक्रोश में थे, राइट। तो शिखी से शुरू होकर पर्जन्य, जयंत, महेंद्र या उनको इंद्र भी कहते हैं, सूर्य, सत्य, वृष, आकाश, अग्नि, पुष्प, विथल, राक्षस, राइट, यम, गंधर्व, भुयंग, मृग, पितृ, द्वारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोषक, रोग, वायु, नाग, मुख्य, भल्लाट, सोम, मृग, अदिति, दीति, ठीक है। तो ये 32 देवताओं ने हर तरफ से इनको पकड़ लिया, या कहेंगे जकड़ लिया। तो ये 32 आपके, जिन्होंने पढ़ा है, तो 32 आपके द्वार के पद हो गए। जब आपको एंट्री सिखाई जाती है ना आपको कि ये द्वार अच्छा है, ये द्वार अच्छा नहीं है। एनर्जी वास्तु में आई डोंट एग्री विद दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो। मैं आपको दोनों बताऊंगा, जिन्होंने वास्तु नहीं सीखा है, कि थियरी क्या कहती है और बाकी सारे कोर्सेज में क्या सिखाया जाता है, कि कौन सा द्वार अच्छा, कौन सा नहीं अच्छा। आई विल टीच यू दैट ऑल्सो। और अकॉर्डिंग टू एनर्जी वास्तु, हमारी मान्यता और हमारा प्रैक्टिस क्या कहता है, वो भी मैं एक नया आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, चलिए। तो ये वास्तु पुरुष को ऐसे 45 देवताज ने ऐसे स्थिर वास्तु के कॉन्सेप्ट में, जहां पर देखो वास्तु पुरुष का सर कहाँ आता है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और पैर आता है साउथ वेस्ट में। ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, राइट, स्थिर वास्तु। बट जब हम चर वास्तु की बात करते हैं, राइट, तो अगेन शास्त्रों में ये भी मेंशन है कि वास्तु पुरुष की पोजीशन थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द डे, नित्य मतलब डे एंड चर मतलब थ्रू आउट द ईयर, वो सेम नहीं रहती, राइट। तो वो कैसे चेंज होता है, जैसे ये डायग्राम कि मार्च अप्रैल मई में, जैसे ये शास्त्रों का लिखा है, ये मैंने अपना कुछ इसमें ऐड नहीं किया है। वास्तु पुरुष का सर टुवर्ड्स नॉर्थ होता है, राइट। तो ये हो गया। देन जून, जुलाई और अगस्त में वास्तु पुरुष का सर होता है टुवर्ड्स ईस्ट, वास्तु पुरुष ऐसे, ठीक है। देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में होते हैं टुवर्ड्स साउथ, एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी में टुवर्ड्स वेस्ट। तो ऐसे करके वास्तु पुरुष अपनी दिशा बदलते हैं, ये शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। क्लियर इतना? हाँ सर, इसके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में तो कभी जाते ही नहीं है। मैं वही, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और आपका नित्य वास्तु भी यही कहता है, राइट, मिडनाइट से 3 बजे तक सुबह वो ईस्ट में फेस रहता है, 3 से 6 में साउथ, 6 से 9 बजे तक वेस्ट में, एंड 9 to आफ्टरनून वो नॉर्थ में उनका ऐसे मुख रहता है। अब हमने जहां तक बाकी सारे जो मोडेलिटीज, बाकी सारे जो कोर्सेज होते हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि वहां पर एक ही मेथड कि भाई यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में सर है वास्तु पुरुष का, राइट। और जैसे ये वाला ड्राइंग है हमारा, हाँ कहाँ गया, हाँ,
और साउथ वेस्ट में लेग है। तो ऐसे करके आप वास्तु पुरुष के देवताओं की रेमेडी करो, राइट, और देवताओं को बैलेंस करो। तो मेरा पहला मतलब थॉट ये आया जब मैंने ये मॉडलिटी जानी, या शुरू शुरू में कुछ प्रैक्टिस भी की मैंने, टू ट्राई, मेरा वो ट्राई एंड टेस्ट करने का मेरा वो आउटलुक रहा है पहले से। तो मुझे इन बिटवीन ये ख्याल आया कि हु एम आई एज अ ह्यूमन बीइंग टू बैलेंस एनी ऑफ दिस देवता। इतने इतने पावरफुल देवता है वो, भगवान है, राइट। तो मैं एक तुच्छ मनुष्य कौन होता हूँ उनको बैलेंस करने वाला। ये बात आई कैन नॉट टेक इट, मुझे ये बात मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था, राइट। फिर भी मैंने एक्सपेरिमेंट किए, वो जो मार्केट में ड्यूज वगैरह, आई डोंट नो आप में से किन किन लोग यूज करते हैं या किए होंगे, तो ड्यूज वगैरह लगाने के एक्सपेरिमेंट मैंने भी किए। बट somehow it was not convincing to me because of the simple fact that I am nobody to balance this देवता। मैं उनको प्रेयर्स कर सकता हूँ, मैं उनको रिझा सकता हूँ, मैं उनको प्लीड कर सकता हूँ कि प्लीज आप हेल्प करिए, या आप थोड़ा बैलेंस होकर मेरे ये वास्तु रिजल्ट दीजिए। आई एम नो बडी टू पोक अ स्मॉल रॉड ऑन द फ्लोर, वास्तु भंग करके उनको ऑर्डर करूं कि बस अब ठीक हो जाओ। नो बडी। ठीक है, किन किन लोगों ने वो ड्यूज वगैरह के प्रयोग किए हैं आप में से? हाँ जी, एनीबडी? नो सर। नहीं। और मैं कह रहा हूँ क्लास में, और मैं पूछ रहा हूँ इसलिए नहीं हाँ कहना आप लोग, या मेरी बात से सहमत मत होना, बट जो मेरा मत जो मैंने अभी रखा, इज दिस अ रॉन्ग थॉट और अप्रोच कि दैट हु एम आई टू बैलेंस अ देवता? सर 100% करेक्ट, आई एम एग्री विद यू। करेक्ट सर, एग्री। राइट। तो ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा है उसका अगेन, और सर ये बहुत रिस्की ट्रेंड है, इसके अंदर अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ट्रू है, एकदम करेक्ट है। एग्जैक्टली। कहीं आपने बैलेंस करने में देवता को गलत ऑर्डर दे दिया और वो देवता चिढ़ गए आपसे कि भाई तू कौन है मेरे को ऑर्डर करने वाला, तो आपका तो मतलब वो समझ जाओ आप। ठीक है। तो वास्तु पुरुष के देवता, मंडल के देवता, उनसे हम प्रार्थना करें कि वो हमें हमारा वास्तु मतलब हमारा सराउंडिंग और उससे पैदा होने वाली एनर्जीज समतल रखे, बैलेंस रखे और हम पर कृपा करे। दैट इज व्हाट वी कैन। हम हर एक देवताओं को, ये 45 देवतास को डिटेल में जानेंगे बिकॉज दे आर एनर्जी फील, और उनसे उसका देखो एनर्जी वास्तु में डायरेक्ट प्रयोग नहीं है, बट ये कोर्स में मैं देवताओं के बारे में क्यों सिखाऊंगा, क्योंकि एनर्जी वास्तु मेथड बिल्डअप करने के लिए देवताओं का ये नॉलेज मुझे इनडायरेक्टली बहुत काम आया है कि कौन से देवता किस चीज से अपीज होते हैं, खुश होते हैं, राइट। और उनको क्या जैसे कोई हमारे घर में अगर है कोई, जैसे उनको रूठ जाता है या बुरा मान जाता है, उनको मनाने का आसान तरीका क्या है? उनके फेवरेट कुछ खाने की चीज आप बना दो, राइट। तुरंत उनका एक हल्का सा स्माइल आ जाएगा, भले वो चिड़े हुए हैं, राइट। सो देवतास के जो अभी मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग, हालांकि मैं चाहता तो ये सेक्शन पूरा खाली इतना करा के आपको स्किप करके डायरेक्ट बाकी सारी थियरीज पढ़ाने लगता, बट देवतास को जानना जरूरी है। और इन अ वे कुछ लोग देवतास पढ़ाने को एडवांस वास्तु कोर्स कह देते हैं, तो मैंने वो एडवांस बेसिक कुछ रखा नहीं है, सब कुछ इसी में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, राइट। चलिए, एनी क्वेश्चंस? नो सर। अब ये तो मैंने, अच्छा हमारा हो गया, ओके। सर ये स्लाइड फिर से दिखाइए ना, मंथ वाइज वाली। हाँ हाँ, चर वास्तु, राइट। ये जब नॉर्थ में हेड रहता है, ये आपका ईस्ट में रहता है, देन साउथ में, एंड देन वेस्ट। मतलब देखो इसका मतलब
अभी शायद लता जी ने पूछा था, ये नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में इनका मुख नहीं जा रहा है साल में, ये मतलब ये घड़ी की तरह मूव हाँ, कर रहे घूमते घूमते जाते हैं, हाँ हैं, सर, धीरे समझ धीरे धीरे गए। ये मूवमेंट हो रहा है। हाँ ऐसा हाँ नहीं कि हाँ। ये 3 महीने बिल्कुल साउथ में या वेस्ट में मुंह रखेंगे, ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे मूव हो रहे हैं, राइट, दैट इज व्हाट इट मीन। पर कहने का मतलब, अगर वो स्थिर नहीं है, जैसे ये शास्त्र हमें बताते हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू शेयर और टीच यू दिस, कि अगर वास्तु पुरुष ऐसे स्थिर नहीं है अकॉर्डिंग टू शास्त्र, तो कोई मुझे ये कहेगा कि भाई आपके तो बुधर पद मतलब डिस्टर्ब्ड है, आप वहां जाकर ये 3 रॉड लगा लो या ये ड्यू लगा लो, राइट। अब मैंने तो ड्यू लगा लिया, पर वास्तु पुरुष तो मेरे मतलब घूम फिर के यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, तो क्या मुझे वो 2-3 महीने ही रिजल्ट मिलेगा, बाकी महीने नहीं मिलेगा, राइट। समझ रहे हो, वो पद भी तो चेंज हो रहे हैं ना फिर। करेक्ट करेक्ट सर। सर वो तो कोई भी रेमेडी फिर काम नहीं करेगी ना। हम मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट में सिर के हिसाब से किसी के भी घर का वास्तु कर देते हैं, नहीं, डायरेक्शन की तो बात फिर नहीं लोगों कर का विश्वास हमारे पर कैसे बनेगा। रही। देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्शन की बात नहीं हो रही यहाँ, वास्तु पुरुष की बात हो रही है, और जो लोग वास्तु पुरुष के मतलब मंडल के देवताओं को बैलेंस करने की बात करते हैं ना, मेरा उससे एक विरोध है या कॉन्ट्राडिक्शन है। डायरेक्शन तो वही है ना, नॉर्थ नॉर्थ ही है, साउथ साउथ ही है, वेस्ट वेस्ट ही है, वो चेंज नहीं हो रहे ना। सर जैसे बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर होता है, तो हम्म। वहां उसका भार नहीं रखना चाहिए, खाली रखना चाहिए, तो उसका सिर तो घूमता रहता है। वो अकॉर्डिंग टू चर वास्तु वो थियरी, मतलब ये घूमते रहते हैं, दैट इज वाई वो मतलब कांस्टेंट नहीं है। ये बताया गया है कि आप उनको यहाँ पर ही, ये बुधर देवता है, अब देखो डायरेक्शन वो है। अब मान लो ये वाला डायग्राम आप स्क्रीन देख रहे हो कि अभी इनका वेस्ट में सर है, ठीक है, तो ये सब आपके जो डायरेक्शन है, नॉर्थ तो नॉर्थ ही रहेगा, वेस्ट तो वेस्ट ही रहेगा, बट अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ऑफ चर वास्तु, ये जो देवताज है जो इनके ऊपर बैठे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन अ वे घूम रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। जो शिखी इनके सर पर बैठी है यहाँ पर आइडियली नॉर्थ ईस्ट में, वो उनका शिखी का जो बैठक है, शिखी का अधिपत्य नॉर्थ ईस्ट में दे दिया गया है, बिकॉज वो वहां पर है। बट जबकि वास्तु पुरुष घूम रहे हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर ये आपके दिसंबर फेब जैन और फेब में, शिखी तो यहीं पर बैठी है, राइट। आपके आप अच्छा, ये सब घूम फिर कर, मतलब देवताओं का पोजीशन तो अब किसी की बॉडी के ऊपर बैठ गए तो वहीं पर बैठे हैं, अब वो नहीं कि वो प्लेसेस चेंज कर रहे हैं। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कांस्टेंट है। आप बोलोगे नॉर्थ में ये होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, तो वो सब तो अपने हिसाब से सही ही है, बिकॉज डायरेक्शन आर नॉट चेंजिंग, ओनली वास्तु पुरुष फेस इज चेंजिंग। सर इट इज जस्ट लाइक दैट ना, कि जैसे मान लीजिए सन तो फिक्स है, बट पृथ्वी तो रोटेट करते रहती है, तो उस तरह अगर वास्तु को देखा जाए तो बहुत ज्यादा आदमी को डरना भी नहीं चाहिए फिर तो। मेरा मेरा अगेन, मैं जब ये सब बातों पर आऊंगा, एनर्जी वास्तु पर मेरा एम्फेसिस इसीलिए है कि हम कि जस्ट एनर्जी को अपने लोग उसको करेक्ट कर देते हैं। हाँ, एक बात बताता हूँ मैं, अगर कोई कोई ऐसे है चमत्कारी बाबा वगैरह, ठीक है, वो आपको मतलब बोलेंगे कि आप घर में जाके ये नींबू रख दो, और ये मतलब, तो आप बोलोगे ये अंधविश्वास है, ठीक है। अब वही चीज को आप मतलब एक बहुत ही मॉडर्नाइज लुक लेकर आप ये बोलोगे कि भाई नहीं, यहाँ पर तो ये रेड कलर का ही रग चाहिए, तो क्या ये अंधविश्वास नहीं हो गया, राइट। ओके, तो हम जानेंगे ये सब बातें, और जब हम एप्लीकेशंस में आएंगे तो ये सब बातें और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, एनीबॉडी? नो सर। चलिए, अब वास्तु पुरुष मंडल, ये भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो सर अगेन नित्य पुरुष तो बताया नहीं आपने सर, नित्य वास्तु। हाँ जी, सर जैसे 3 वास्तु आपने बताया, चर वास्तु, नहीं स्थिर 3, हाँ, वास्तु। स्थिर बताया, स्थिर मतलब जो मेन है जहां पर नॉर्थ ईस्ट हाँ में जी ऐड हाँ, रहता है, और नित्य चार में वास्तु। वो 3-3 महीने वो जो चेंज करता है, ये नित्य वास्तु डे में, मतलब पूरे डे में रोटेशन होता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट शास्त्रों में बताया गया है, ठीक ओके। है। अब ये मैं यहाँ पर मेरा प्रयास क्या है कि मैं आपको ये थियरीज बता रहा हूँ, राइट, कि दीस आर ऑल्सो द फैक्ट्स मेंशन इन द स्क्रिप्चर्स,
ओके, तो कुछ तो इसके पीछे तथ्य होगा. वी आर नॉट गोइंग टू डीप एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर के बेस स्थिर वास्तु क्यों है और नित्य वास्तु क्यों है, हम वो एनालिसिस करने यहाँ डीप नहीं बैठे. बट इट इज गुड टू नो एंड बी अवेयर एंड एजुकेटेड अबाउट द कॉन्सेप्ट. इतना पता है तो भी कहीं काम आएगा. ठीक है, चलिए. ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो अगेन जानकर काम आएगा, जो एनर्जी वास्तु समझने में काम आता है. ठीक है. वास्तु पुरुष मंडल के भी कुछ प्रकार है. मानसार एक ग्रंथ है वास्तु का, जिसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, एक पद से लेकर चतुर्पद और ये सब. तो मैं एक एक करके आपको ये शेयर कर रहा हूँ. एक सेकंड होल्ड करिएगा प्लीज, मेरा चार्जर मेरा चार्जर कहाँ रख दिया. एक मिनट दीजिएगा, मैं अपना बैटरी मेरा डाउन हो रहा है. मैं हाँ जी, सॉरी, वो मेरा चार्जर कहीं मिस हो गया था, मिल गया. ओके, सो क्या बात कर रहे थे. हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो. हाँ सर, आ रही है. अरे सर, सो टाइप्स ऑफ वास्तु पुरुष मंडल. अब हमने ये स्थिर चर और नित्य वास्तु के बारे में जाना. वास्तु पुरुष के अलग अलग मंडल का भी प्रयोग होता है. मानसार नाम के एक ग्रंथ में उसका वर्णन है. जैसे मैं डायग्रामेटिकली बताता हूँ, चाहिए. एक पद वास्तु, जिसमें हमने क्या देखो समझा, हमने 45 देवताओं को समझा कि कैसे वहां पर बैठे हैं, राइट, वो समझा. अब एक पद वास्तु मंडल, जिसको सकल वास्तु कहते हैं, वो क्या है? ये मतलब देव पूजा के लिए, या कोई संत पधार रहे हैं उनकी बैठक के लिए, या भोजन जो भंडारा लगता है. वास्तु इज मतलब यहाँ पर क्या है, नॉट लिमिटेड टू ओनली योर हाउस. जो बाकी सारी जो पौराणिक समय में जो होते थे रीत रिवाज वगैरह, तो वहां पर कहाँ कहाँ कैसा वास्तु मंडल अप्लाई किया जाए, वो मानसार में वर्णन किया है. तो सकल वास्तु करके है, जहां पर एक ही पद है, मतलब सारे देवता एक ही पद में मतलब विराजमान है, ऐसा मान लिया जाता है. ओके, और सारे देवता एक है. तो वो किस लिए, कहाँ तक लिमिटेशन है इसका प्रयोग? देव पूजा, मतलब किसी देवता की पूजा करनी है, या संतों की बैठक लगानी है, सब कुछ संत पधार रहे हैं घर में या राज में, महल में, या भोजन का भंडार लगाना है, वो पंगत में सारे लोगों को बिठाकर जो खिलाते थे ना पहले, तो वो कहाँ लगाना है, तो वो एक पद वास्तु से डिसाइड किया जाता था. वैसे ही दूसरा एक मेथड है, वो चार पद वास्तु. ठीक है, चार पद वास्तु मंडल में पैशच वास्तु मंडल उसको कहा गया है. उसका प्रयोग किस लिए होता था? घरेलू पूजन, मतलब घर में हम जैसे सत्यनारायण जी की पूजा कथा करवाते हैं, और कोई छोटा हवन यज्ञ करवाते हैं, या सार्वजनिक स्नान श्रृंगार गृह, राइट. ये मैंने ये क्यों इंक्लूड किया ये टॉपिक? अब जैसे मानसार में लिखा है सार्वजनिक स्नान गृह या श्रृंगार गृह. तो पुराने जमाने में
ऐसे जब ग्रंथ लिखे तब वो अलग मेथड हुआ करता था। शायद आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि नदी किनारे या पैलेस में या कहीं तो ऐसे वो बनाते थे, जैसे हमाम है, राइट। बट आज के जमाने में इसको रिलेट किया गया जाए तो क्या है, आपके ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स, ठीक है। वो एक सार्वजनिक स्थल हुआ ना जहाँ सब जाकर यही करते हैं, राइट, आपके स्पास वगैरह। तो सोचने की बात ये है कि क्या वहां पर ये 4 पद वास्तु ही अप्लाई करना चाहिए एज इट इज मेंशन, बिकॉज उस वक्त तो स्पा सैलून नहीं होते थे, आज है। अब इसमें भी 4 ही देवताओं का वर्णन, जो हमने 45 देवता सभी हमने जाने, ये 13 + 32, बट 4 पद वास्तु में ओनली 4 देवताज आर एक्टिव, नॉट ऑल 45। वो डिटेल्स बहुत ज्यादा हो जाएगी और शायद कंफ्यूजिंग हो जाए, इसलिए मैंने वो देवता के नाम वगैरह यहाँ पर डायग्राम में नहीं लिखा है। मेरा यहाँ पर बस ये मंतव्य था कि मैं आपको वो कॉन्सेप्ट से एडुकेट करवाऊँ कि ये होता है 4 पद वास्तु, 1 पद वास्तु वगैरह, ठीक है। बट रिलेशन भी समझो, जैसे मैंने ये अपना ये एनालिसिस निकाला कि सार्वजनिक स्नान गृह मतलब आज के जमाने में स्पा सैलून ये हो गया, ठीक है। देन 9 पद वास्तु, राइट, मतलब प्रीत वास्तु उसको कहते हैं। प्रीत वास्तु, ये 9 पद में ये 9 ही देवता है, आउट ऑफ 45 ओनली दिस 9 देवता आर एक्टिव। देखो और यहाँ पर सेंटर में ब्रह्म की जगह पृथ्वी है, ठीक है। अब ये कहाँ पर प्रयोग होना है या करना चाहिए, वो क्या लिखा है हमारे ऋषि मुनियों ने, टेम्पररी रेसिडेंस, अस्थायी गृह। अब अस्थायी गृह मतलब क्या होते थे उस वक्त, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई ट्रैवल कर रहा है, तो अभी वहां पर तो गाड़ी और ये सब तो होते नहीं थे, प्लेन ट्रेन वगैरह, तो वो घोड़े हाथी में तो बहुत दूर है, तो रात को कहीं तंबू लगाकर उनको रहना भी पड़ता था, तो वो क्या हो गया, अस्थायी गृह हो गया, ठीक है। तो ऐसे अस्थायी गृह, अब राजा जा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, अब पुराने जमाने में वास्तु का प्रयोग राजा और वो मिनिस्टर लोग ही करते थे, जहां तक लिखा गया है काफी सारी जगह पर, आम व्यक्ति नहीं करते। तो राजा के लिए मतलब वो जो तंबू वगैरह भी लगाए जाते थे, शायद वो ये 9 पद वास्तु देखकर लगाए जाते कि भाई ऐसे करके आप तंबू लगाइए। तो देखो क्या होगा इन अ वे कि राजा पृथ्वी सेंटर में आ गए, तो राजा का जो मेन टेंट है वो सेंटर में ही लगेगा और बाकी सब यहाँ पर प्रोटेक्शन रहेगा, क्योंकि वो खुले में रह रहे हैं, कोई उनका किंगडम नहीं है। मेक सेंस? मैं अपना तर्क लगा रहा हूँ, ये मैंने मतलब ये नहीं किया, जस्ट आई एम रिलेटिंग द थिंग्स माय वे। समझ रहे हो आप? जी तो सर। 9 पद वास्तु और तो 16 सर पद वास्तु। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, तो सर इसको अप्लाई कैसे करेंगे, मीन्स 9 पद वास्तु फिर आजकल जो होटल्स हैं या एयरबीएनबी वो भी अस्थायी घर हो गए ना? अस्थाई नहीं है ना, इसका वो तो स्थायी है। अस्थाई मतलब टेम्पररी रेसिडेंस, जो आपको घर ही निकाल कर ले जाना है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ओके ऑलरेडी ओके उसकी बात अलग है। जो जैसे राजा लोग टेंट वगैरह लगाते थे वही ना सर, युद्ध वगैरह में जो जाते थे। जी जी, युद्ध है या ट्रैवल करने में, राइट, या कभी कोई जैसे कोई मेला लग गया फॉर एग्जांपल, तो टेम्पररी यस कोई, यस यस। राइट, कुछ दिनों तक। अब ये मेरा ये कहीं पर ऐसे डिटेल में नहीं लिखा है, मैं अपनी धारणाएं बता रहा हूँ, ओके। सर जैसे आजकल शादी ब्याह के लिए टेंट लगाते हैं हम, वो आ रहा है अभी, वेट वेट, वो भी बताता हूँ। तो इससे पहले सर जो आपने 4 पद वो बताया वास्तु, हाँ जी, स्पा और ये सब, हाँ। तो उसमें मतलब उन ऐसी जगह पे वो 4 पद वास्तु ही अप्लाई होएगा? अब ये मेरा मानना है, किसी ऐसे एक्सपर्ट ने ऐसे वो नोट करके नहीं रखा है, बट मैं जो मानसार में लिखा है सार्वजनिक स्नान गृह, उससे मैं ये रिलेट कर रहा हूँ, ठीक तो है। फिर सर अगर वो वाली वास्तु अप्लाई है और आप मतलब आपका मानना है, मीन्स आपने ट्राई किया होगा तभी आप मतलब यू आर टीचिंग एंड ट्राइंग टू। एक्सक्लूसिवली मैंने ऐसे नहीं किया है, राइट, बट ये हो सकता है, ये जो मैंने आपको ये आपका टाइप ऑफ वास्तु मंडल बता रहा हूँ, उसका भी एक रीजन यही है कि एनर्जी वास्तु को आप ठीक से समझ पाओ। अब ये सारी इन अ वे लिमिटेशन भी है आज के जमाने में, जब समय बदल गया है, सब कुछ बदल गया है, जब ये ग्रंथ लिखे गए थे, और हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में क्या है कि एनर्जीज तब भी होती थी, आज भी होती है, ठीक है। वन थिंग विच हैज नॉट चेंज इज एनर्जीज।
Yes, so my question is, if we don't know those devtas, four हम्म pada में जो हैं, and हम्म। तो how will we try and apply it to ये see देवता whether है ना, ये आपको देखो, आपको सबको चाहिए अगर तो मैं इसको कभी नोट डाउन करके आपको बताऊंगा। ये मैंने स्लाइड में इसलिए नहीं लिखे कि वो मेरा वो स्लाइड बनाने का टाइम बढ़ जाता और मुझे ने अभी Okay. रिलेवेंट नहीं समझा फिलहाल, Oh, इसलिए। okay, okay, okay. अदरवाइज है Okay. सारे उसमें लिखे हुए देवता, ठीक है मैं sir. Okay. पर प्रेजेंट मेरा भी बोलने का मतलब ये था ना, ये 4 पद और 9 पद देख तो लिया, बट एप्लीकेशन एकदम ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि अप्लाई कैसे सर करें। अगर आप वर्बली नाम लेते हैं उनके तो हम नोट डाउन कर लेते हैं। मैं वर्बली करोगे ना तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा, मैं डायग्राम कभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। हाँ, अप्लाई की बात पर मैं आता हूँ आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस पदा वास्तु, उसको समझ ले, फिर ठीक मैं सर। कैसे अप्लाई करना है वो मैं चर्चा करूंगा। ठीक। ठीक है, 9 पद वास्तु की बात की हमने। ओके, देन 16 पद वास्तु, 16 पद वास्तु, जिसको महापीठ वास्तु कहा गया है। अब ये जैसे अभी किसने पूछा था, महापीठ वास्तु को शादी के मंडप या दीक्षा समारोह, जैसे जैन समारोह आपने देखे होंगे कि जैन समुदाय में वो दीक्षा देते हैं, हर एक धर्म में होता है आइडियली, राइट, जैसे जनेऊ धारण होता है ब्राह्मणों में, राइट। तो ऐसे समारोह का जब स्थापना होता है तो मंडप जहाँ पर जो फेरे फरे जाते हैं और बाकी सारी स्थापनाएं होती है कलश वगैरह की, तो उसका भी एक वास्तु है जो 16 पद वास्तु से समझाया गया है मानसार में। सर जैसे भागवत कथा वगैरह करते हैं तो 7 दिन के लिए टेंट लगता है। एग्जैक्टली। अब देखो ये कोरिलेशन है। अब आपने भागवत सप्ताह की बात की, भागवत सप्ताह जब लगाते हैं तो उसका मंडप ऐसे बनेगा, बट वहां पर जब भंडारा लगेगा, जहाँ भोजन लगता है, प्रसाद लगता है, तो वो एक सार्वजनिक भोजन होता है जहाँ शायद हजारों लोग भोजन करते हैं। तो वहां पर वो एक पद वास्तु, मतलब वास्तु का महत्व हर जगह पर उन्होंने अप्लाई करने की कोशिश की है। ठीक है, देन आफ्टर 16 पद 25 पद का है। प्रैक्टिकली मैं आऊंगा ये टॉपिक पर, आखिर में लास्ट में आता हूँ। इसको हम उपपीठ वास्तु कहते हैं। 25 पद, इसमें भी अलग अलग देवता है, सारे 45 नहीं है, ओनली 25 है। बट समूह मंडप और समूह दीक्षा, जैसे 16 पद वास्तु हमने देखा था, मंडप और दीक्षा मतलब प्राइवेट फंक्शन, किसी एक व्यक्ति विशेष की शादी या व्यक्ति विशेष की दीक्षा हो रही है तो। बट जैसे समूह में एक प्रथा ये भी है, होती भी थी, आज भी होती है, जैसे समूह में लगन होते हैं काफी सारे वर वधू के, समूह में दीक्षा होती है, राइट। तो इन दैट केस जहां पर बहुत सारे जातक इन्वॉल्व है, वहां पर कैसे स्थापना की जाए कलश वगैरह की। अगर 6-7 जोड़े एक साथ या 10 जोड़े एक साथ शादी कर रहे हैं तो सारे जोड़ों की ये जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, ये कहाँ लगानी चाहिए जहाँ वो ये घूमते हैं, फेरे फेरे, राइट। तो वो सब उसमें नियम दिए गए हैं। ठीक है, देन हालांकि प्रैक्टिकली आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं आजकल, तो क्या वो उनको दे दिया डेकोरेटर्स को, भाई मुझे ये डिजाइन में ये लगाना है अब वो डेकोरेटर अपने हिसाब से स्टेज बनाएगा कोई भी कॉर्नर में जहाँ लाइटिंग वाइटिंग सेट होगी। तो ये प्रैक्टिकली आज के जमाने में इट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल आई बिलीव। शादी का मुहूर्त भी मैं बताऊं आप लोगों को, आज साउथ इंडिया में फॉलो होता है रिलीजियसली कि शादी आइडियली ब्रह्म मुहूर्त में होनी चाहिए, सुबह 4 बजे राइट। तो जानना अच्छा है, कहीं काम आ जाता है, उसको आप लिंक कर सकते हो आपकी थियरीज में। दैट इज व्हाई नोइंग द थिंग्स इन शास्त्रास इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन 36 उग्रपीठ वास्तु है। ठीक है, वो मैंने आपको 36 वास्तु का 25 बता, अभी 26 है। 36 वास्तु उग्रपीठ वास्तु में ये अगेन फॉर एनी इमीडिएट शुभ अवसर, मतलब कुछ तत्कालीन हमने कुछ शुभ अवसर का मतलब आयोजन कर लिया विदाउट एनी प्लानिंग, विद इन 2-3 डेज और विद इन अ वीक, कि ये कर लिया जाए, बहुत ही शुभ अवसर। तो उसके लिए जब अर्जेंसी में करना है तो ये फॉलो करके करना है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, देन कम्स 49 7x7 बॉक्सेस। इसमें आपके 45 देवतास है। अब देखो यहाँ तक 36 तक तो ठीक था कि 45 देवतास है और 36 पद है, मतलब कुछ देवतास को अपने पद नहीं मिल रहे थे, मतलब उनको ओमिट किया जा रहा था। बट यहाँ पर
अब पद बढ़ गए 49 पदा, देवता हमारे है 45, तो क्या हो गए, कुछ कुछ देवता 2 या 3 पद को एक्वायर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, स्तंदिल वास्तु। अब ये किस लिए यूज होता था, जीर्णोद्धार के लिए, मतलब कोई बिल्डिंग या मंदिर जीर्णोद्धार आपने सुना होगा शब्द, उसका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो फॉर सम रीजन डिस्ट्रॉय हो गया, उसको फिर से बनाया जा रहा है, कंप्लीट नहीं, डिमोलिश करके नहीं, उसको रिनोवेट या ये, तब इसको ध्यान में रखा जाता था, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रिनोवेशन जब करा रहे हैं 49% पद का वास्तु, ये ट्राई या एक्सपेरिमेंट करने का विषय है, पर ना इतना किसी में आज के पास समय है, ना पेशेंस है, ना कोई इतना डीपली वास्तु करवाना चाहेगा आज। सो अगेन दीज आर द लिमिटेशंस विद दिस थिंग, बट ये जीर्णोद्धार के लिए लिखा गया है, तो पॉसिबली यस, आप जब रिकंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो दैट कैन बी कंसिडर्ड, बट टाइम नहीं है, ओके। देन वी हैव 64 पद वास्तु, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान में लेना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन बहुत लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। जो काम आता है टाउन प्लानिंग, सोसाइटी प्लानिंग, नई सोसाइटी बन रही है, आप किसी बिल्डर के काम ले रहे हो, प्रोजेक्ट ले रहे हो, राइट, तो 2-3 टावर्स बन रहे हैं, राइट, तो वो टावर्स कैसे होने चाहिए, अगर कोई मतलब वीकेंड होम का ऐसा स्कीम लग रहा है, तो वो कैसे, वहां पर प्लानिंग क्या होनी चाहिए, वो सब आप 64, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बिसाइड्स 81 पद वास्तु, अगर मैंने पर्सनली किसी को ज्यादा वेटेज दिया है तो 64 पद वास्तु को दिया है। बस जब आप बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करते हो और मल्टीपल टावर्स वगैरह बनते हैं, तब आपके ये काम आता है, ठीक है। टाउन प्लानिंग, अगर कोई जैसे चंडीगढ़ आपका है और ये गांधीनगर गुजरात का है, तो वो मॉडर्न टाउन प्लान किए हैं, नए बनाए हुए शहर है, तो ऐसे शहर अगर बन रहे हैं नए, तो इस टेक्निक का थोड़ा ध्यान किया जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। टाउन प्लानिंग में काम आता है। द लास्ट वन इज 81 पद वास्तु, जो फाइनल है, जिसको गृह निर्माण मतलब हाउस कंस्ट्रक्शन और हमारे आपके घर में डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है, वो है 81 पद वास्तु, जहां पर सारे 45 देवतास का समावेश होता है। तो 45 देवतास ये 81 पद कैसे एक्वायर करते हैं, वो हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा कि ये हमारे 45 देवतास है, जो मैंने आगे बताया आप, ठीक है। अब 81 जो पद की ग्रिड है, उसको इसके ऊपर लगाया जाए तो ये ऐसे लगेगी, ठीक है, ओके। तो क्या हो गया, सारे देवता में जो प्रभुत्व वाले देवता थे हमारे, तो देखो ब्रह्मा जी ने सबसे ज्यादा पद एक्वायर कर लिए 9, फिर आर्यमा, विवस्वान, मित्र और बुधर ने 6 एक्वायर किए, सविता, सवित्र, जय, इंद्र, रुद्र जय, रुद्र, आप ये सब ने 2-2 पद, मतलब 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। तो जो 13 मुख्य देवता थे आगे वाले, उन्होंने ज्यादा पद एक्वायर किए, और बाकी सारे जो देवता है उन्होंने 1-1 पद एक्वायर कर लिया। ये करके आपके टोटल पद हो गए 81। समझ में आया कि 81 पद का वास्तु मंडल कैसे बना। 81 पद के वास्तु मंडल में ये जो रेखाएं हैं, कितनी रेखा मतलब लाइंस कितनी देख रहे हो, 10 रेखा है, ऐसे आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऐसे भी 10, तो वो 10 रेखाओं के भी देवता नियुक्त किए गए हैं, और उनका भी महत्व पर हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज अभी इस कोर्स के लिए वो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। बट 81 पद का मैपिंग एक्चुअल में ऐसा होता है सर्कुलर फॉर्म में। आप जिन जिन लोगों ने देखा होगा, अगेन मेरे मत से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, बट मेरे मत से वो सही जस्टिफाइड नहीं है विद दिस 81 बॉक्सेस एज यू सी ऑन द स्क्रीन। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि मुख्य देवता कैसे कैसे कितने पद एक्वायर करते हैं, और बाकी सारे देवता कैसे कैसे कितने कितने पद एक्वायर करते हैं। तो ये वेटेज जो है वो आपको सर्कुलर ग्रिड में शायद से एक्यूरेट न मिले, ठीक है। और ज्यादातर भवन जब शास्त्र लिखे गए तो वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बनते थे,
अभी हमारी लिमिटेशन क्या आ गई है, अब उसमें देखो वो ये बताने से पहले ये जो बाहर के 32 देवता जो है ये वाले, जैसे मैंने कहा उनको द्वार के लिए मतलब डोर के पद के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस या वेटेज दी गई है शास्त्रों में भी, और आजकल सब कोर्सेज में सिखा दे। बट हमारा लिमिटेशन क्या हो गया है, वो पहले स्क्वायर रेक्टेंगुलर घर बनते थे, आज कैसे घर बनते हैं, ये ऐसे घर बन गया, राइट, ऐसा फ्लैट आ गया, मेन डोर इधर आ गया। अब डोर शीखी में हो तो क्या करना है, रेमेडी वो लिखा है शास्त्रों में, यहाँ गंधर्व में डोर है तो क्या करना है, असुर में डोर है तो क्या करना है, वो सब है। और आपका डोर तो यहाँ बुधर में आ गया, ठीक है। आज कौन से मकान आपको एकदम सिमेट्रिक शेप में मिलते हैं, बहुत रेयरली कोई। सो उसको भी हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे, ये 45 देवतास को अब हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे ताकि उनकी एनर्जी फील्ड्स को समझ पाए, और हमारे एनर्जी वास्तु में हम उनको भी थोड़ा साथ में रखें, बिकॉज दे आर द कोर। उनको हम प्लीड करेंगे, खुश रखेंगे तो हमारा वास्तु भी अच्छा चल पड़ेगा। मेक सेंस एवरीबॉडी? जी सर। Any Yes, questions yes. out with this? No, sir. ठीक है, आज का क्लास मैं यही विराम करूंगा फॉर अ रीजन कि अब मुझे जो देवता पढ़ाने हैं तो उसका एक रिदम रखना है। अभी मैं कराऊंगा तो शायद 1 या 2 देवता ही करा पाऊं, तो मुझे वो करना नहीं है। अब नेक्स्ट वीक से, अब मंडे से एवरीडे क्लास करेंगे, तो एक मैं वो उससे चलूंगा कि मुझे देवता कब कैसे कौन से इसमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई आई विल स्टॉप हियर टुडे। वैसे भी मतलब थोड़ा ही टाइम है हमारे पास आज के दिन, अगर 11 बजे तक हम गिने तो। एंड आज के इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, कुछ जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, ये तो समझ में आया, लेकिन ये और भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वास्तु, ये देवता अप्लाई करने वाला। बस आपने तो देवता सीखे हैं लता जी, राइट? हाँ हाँ, तो वही मेरे को तो 45 याद नहीं रहते थे, अभी तो ये ब्रह्मा वगैरह में इतना अब समझ में आता है कि वो जो राउंड वाला ग्रिड है ना, उसमें इसको अप्लाई करना रियली पॉसिबल नहीं है। देखो देवता तो 45 है, आपने जो हाँ ज्यादा नहीं नहीं नहीं, है मैं समझ गई वो आपकी बात समझ गई सर। तो इसको अप्लाई करने के लिए बहुत बुद्धि लगा के करना पड़ेगा। तो वही सर एक तो बात है। हम्बल रिक्वेस्ट है, मंडे टू फ्राइडे में ना स्ट्रिक्टली 9:30 से 10:30 रखी है ना। वो हम करेंगे थोड़ा। अब देखो हाँ उनको जैसे बोलिए जिन सबको की सब टाइमली एकदम 9:30 बजे आ जाए। हमारे कुछ घर होते हैं आजकल ऐसे, हमें मिल जाते हैं, राइट? यस हाँ हाँ। ओके, हम्म ऐसे मिल जाते हैं, यू डोंट नो कैसा हम्म आएगा। हम्म अब आप यहाँ पर देवतास को कैसे एनालाइज करोगे, या वास्तु पुरुष को कैसे एनालाइज करोगे, राइट? राइट। और ये चैलेंज हर जगह रहा है, कोई भी अगर एडवांस कोर्स या कुछ भी कराता है, मेरा आई हैव अ चैलेंज दैट हेल्प मी टू फाइंड एनर्जी फील्ड ऑफ दिस omitted देवतास इन द गिवन लेआउट। दे विल नॉट, नोबडी कैन एवर, ठीक है। सो एनर्जी वास्तव में मेरा ये प्रयास रहा है कि इस लिमिटेशन को हम ओवरकम कर पाए। सिंपल सा सूत्र, अगेन मैंने शास्त्रों से ही रेफर करके उसको इम्प्लीमेंट किया है, एंड ईश्वर की गुरुजनों की कृपा से वो मैजिकली काम कर गया है मेरे लिए, चलो और बढ़िया। बाकी सबके लिए भी। चल हमें भी वही सीखना है बस। वही तो सीख रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है सर, गुड नाइट। ओके जी। और कोई किसी को क्वेश्चन हो तो आज जल्दी हो रहा है। प्रतीक जी, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। हाँ जी, मैं आपको इसके बाद क्लास के बाद कॉल कर लेता हूँ। मुनीरा जी, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। सर जो ओके, थैंक यू। रेनोवेशन का बोला आपने जीर्णोद्धार, वो सिर्फ टेम्पल्स का है या कोई भी बिल्डिंग का? जीर्णोद्धार लिखा है, मंदिर का प्रासाद, मंदिर को प्रासाद कहते हैं, तो प्रासाद जीर्णोद्धार ऐसा नहीं लिखा है, राइट? इट कैन बी एनीथिंग, राइट? वास्तु में किन किन चीजों का वास्तु हो सकता है वो भी लिखा है, लाइक प्रासाद है, भवन है, देन यान शयान, तो वो सब भी एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। कोई भी सर लेकिन जीर्णोद्धार तो खाली मंदिर के लिए ही यूज किया जाता है सर। आज के जमाने में हमारे लिए ये टिपिकल तब संस्कृत पुरानी बिल्डिंग तो रिकंस्ट्रक्ट हो रही है मैम, वो भी अब जीर्णोद्धार ही है। एकता जी, आप
1825 में चले जाओ और आप बोलोगे रिकंस्ट्रक्शन करना है तो कौन समझेगा, राइट? यस सर। है ना? और कोई एनीबडी एनी अदर क्वेश्चंस? कुछ है तो आज समय है हमारे पास, एनीथिंग कुछ भी चर्चा करनी हो नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक और टुडेस टॉपिक, हमारे पास सर समय है तो। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी सर। जितने भी रेक्टेंगुलर प्लॉट हैं उनमें वास्तु पुरुष मंडल को डिस्ट्रीब्यूट करने में जितनी भी स्लाइड आपने अभी तक दिखाई है सारी स्क्वायर शेप में है, राइट? और स्क्वायर शेप तो उसमें जब ही बनेगा जब उस रेक्टेंगल की ईदर लेंथ या विड्थ जो भी स्मॉलेस्ट हो उसको ही भवन मान के और फिर उसको प्लेस किया जाए, राइट सर। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ पेरिफेरल पे जो देवता हैं, फॉर एग्जांपल असुर है या वरुण है, इनमें से कई ऐसे होंगे जो आउट ऑफ द वास्तु, आउट ऑफ द स्क्वायर चले जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में उनका जो इम्पैक्ट है वो रहेगा या नहीं रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर उनका इम्पैक्ट नहीं रहेगा और वहां पे अगर कोई टॉयलेट या कोई वास्तु दोष वगैरह आता है तो उसको ट्रीट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी ना सर, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि मैंने, ठीक है, अगर मेरा 10/20 का प्लॉट है तो 10/10 का मैंने स्क्वायर बनाया, उससे ब्रह्म स्थान मेरा निकल के आ गया। आई हैव प्लेस दिस वास्तु पुरुष मंडल, और जो आपने रेमेडी मेरे को बोली वो मैंने एज इट इज, जहां जहां पे आपने जल रखवाया, अग्नि रखवाया, वो मैंने उस स्क्वायर के हिसाब से रखा रादर देन कि 20/10 के हिसाब से रखा। तो उसका करेक्ट प्लेसमेंट कैसा होगा, वो ये सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं। देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ कि देवता, अब जैसे मैंने ये ड्राइंग भी की है, आपको ब्लू लाइन दिख रही है जो मैंने अभी ड्राइंग की है, तो यहाँ द्वारिक का चित्र निकल गए, यहाँ शिखी, अदिति, ये सब पद निकल गए अगर कंस्ट्रक्शन ऐसा है तो, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वास्तु की अगर हम बात करें तो इन सारे देवताओं की एनर्जी फील्ड है ही नहीं, वो जीरो है, राइट? ओके। इसका मतलब ये जरूर है कि इन देवताओं की एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब्ड है, इवन दो इट्स एब्सेंट। वही बोल रहा हूँ कि एब्सेंट है मतलब जीरो है ये नहीं है, वो समवेयर कंप्रेस हो गई है। आप देखो, सीधी हमारे इंडिया की एक वो शटल रिक्शा की एग्जांपल ले लो, सीट होती है 3 लोग की, कितने लोग बैठ के जाते हैं उसमें, है ना? नहीं तो कैन वी से दैट कि ये जैसे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा ये 81 देवताज में कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 9/9 हाँ, तो फॉर एग्जांपल आई हैव अ प्लॉट जिसकी मैंने रजिस्ट्री करा रखी है 9/9 पे या 9/10 पे, ठीक है। तो उस केस में क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे भी कुछ देवता होंगे वो रिसाइज होके कुछ बड़े हो जाएंगे और कुछ छोटे हो जाएंगे? कैन वी से दैट एज वेल? देखो, बड़े छोटे नहीं होते, इनकी सर एनर्जी। मैं बोलूं इसमें एक बात, अगर रेक्टेंगल होगा ना सर, तो जिधर लंबा होगा उधर का भी 9 पार्ट करना पड़ेगा, जिधर कम होगा उसका भी 9 पार्ट करना पड़ेगा। 81 ग्रिड ही बनाना पड़ेगा, उसको स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, और रेक्टेंगल का 81 ग्रिड बनेगा। हाँ जी, मैं बताऊं इसमें, वो एनर्जी फील्ड मतलब वो कंप्रेस हो जाता है जैसे देवता। वही मैंने आपको ये समझने के लिए जो ऑटो रिक्शा वाला जो मॉडल बताया, अब ये नहीं है हमारा टू विजुअलाइज दिस के लिए भाई मैं थोड़ा सिकड़ जाता हूँ तू भी बैठ जा, ये नहीं है। यहाँ पर ये सारे देवता है, अगर यहाँ अदिति को, दीति को, सीखी को स्थान नहीं मिल रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो आजू बाजू के देवता है। अब ये देवता है, मनुष्य नहीं है कि जो मतलब अंदर अंदर हमारे जैसा ये वेर भाव रखेंगे। दे विल गिव दैट स्पेस ऑफ एग्जिस्टेंस टू दैट एनर्जी फील्ड ऑल्सो, मतलब कंप्लीटली वो वहां से डिसअपियर नहीं हो रही है, बट उनका अपना स्थान डेडिकेटेडली अप्रोप्रिएटली नहीं होने से दे विल बी लिटिल बिट डिसरप्टेड, और उसको बैलेंस करना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल, जैसे एक, अब मैं
ये कंस्ट्रक्टेड प्लॉट की बात कर रहा हूँ कि आपको कोई ऐसा प्लॉट मिला फॉर एग्जांपल, अब ये बहुत बड़ा आइडियली लॉट है और यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है नहीं, रेक्टेंगल प्लॉट है, तो इसमें मैं ये करके यहाँ पर 9 खड़ी लाइन 9 ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना के 81 बना दूं, विच इज ओके, वो एनर्जी बिल। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब ये आज के जमाने में तो कोई 1 इंच लैंड भी ऐसा कोई जाने नहीं देगा कि मैं इतना ओमिट कर दूं। तो इसमें कुछ वास्तु प्रयोग है जो मैं आपको जब रेमेडीज बताऊंगा कि ऐसे केसेस को कैसे हैंडल करना चाहिए, दैट ऑल्सो आई विल टीच यू, राइट। बिकॉज क्योंकि मैं अगर सारी स्लाइड को स्क्वायर, इवन पूरा इंटरनेट छान लो, आपको पूरा इधर स्क्वायर मिलेगा ना वास्तु पुरुष मंडल। सो व्हाई इट, हाँ, इट इज सो नॉट दैट इज नेसेसरी व्हाट। स्क्वायर ओनली सर, इट इज नॉट नेसेसरी स्क्वायर। मैं आपको बताऊं, देखो अगर रेक्टेंगल है, राइट, तो आपके ये वेटेज जो आए ना वो तो इक्वली आना है। अगर आप ऐसे कर रहे हो, मैं आपको रेंडमली 9 लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये ऐसे आएंगे, ठीक है, बड़े बड़े स्क्वायर्स। तो क्यूमुलेटिव जो कंपाउंड एरिया जो है 1:1 रेशियो है हर एक बॉक्स का। अब यहाँ क्या है, 1/1 स्क्वायर फीट है, तो ये 1/1, यहाँ 1/2 है, तो ये 1/2 ही रहेगा दूसरा वाला बॉक्स। तो वो रेशियो के हिसाब से तो वो सही रहेगा उसका मापदंड वगैरह। आई थिंक जब अपन प्रैक्टिकली करेंगे तब थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। इसीलिए करने हैं कि आपको ये बात समझ में आए अच्छे से। एंड अच्छा, दूसरा सबसे अच्छा मैं आज सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ एनर्जी वास्तु का, मेरे कोर्स और मेरी रेमेडीज का, कि यही सारी क्वेश्चंस, यही सारे चैलेंजेस और यही सारे हेडेक्स और कंफ्यूजन्स से ऊपर उठने के लिए ही ब्रह्म बूस्टर और एनर्जी वास्तु आपका बहुत काम आते हैं। यस सर, मेन चीज वही है, राइट, तो दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। अच्छा, दूसरा सर मेरा एक और प्रश्न था। फॉर्चुनेटली मैं एस्ट्रो वास्तु वाले कोर्स से निकल के आया, राइट। दिस इज आई थिंक मेरे 22-25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में दिस इज माय सेकंड क्लास विद द सेम गुरु, राइट। अभी मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो लास्ट वाली कॉल थी उसमें यू हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट ऑल दिक्पाल और सारे देवता और उनकी रेमेडीज भी बताई, ठीक है। इफ वी आर गोइंग टू डू दैट रेमेडी, है ना, तो वो कहीं ना कहीं एस्ट्रो वास्तु का कंट्रोडक्शन नहीं होगा क्या? और कैन वी से दैट कि फॉरगेट अबाउट द हॉरोस्कोप फॉर नाउ, जस्ट एक भवन को ठीक करना है जिसमें राजा भी आए और रंक भी आए, सबको सेम एनर्जी रिसिपेंट हो, तो वो उस बेस पे काम करेगा क्या? मतलब डोंट रिक्वायर्ड एनी हॉरोस्कोप। आपने आपकी बात का खुद ही आंसर दिया, राजा और रंक। राजा अपने खुद के ग्रह नक्षत्र लेकर आया है और रंक भी अपने खुद के ग्रह नक्षत्र लेकर आया है। राजा का महल है, रंक का एक छोटा सा झोपड़ा है, राइट। बट भवन तो ये भी है, भवन तो वो भी है। भवन का निर्माण, जैसे मैं अभी इतने दिन से जो मेरा मोटिव रहा है समझाने का, इज टू बैलेंस द एनर्जीज एंड पंच महाभूत सराउंडिंग यू। अब चाहे वो महल हो या चाहे झोपड़ी हो, राइट। तो वो अपने ग्रह नक्षत्र, रंग रंग ही रहने वाला है, राजा राजा ही रहने वाला है। अपने नसीब से सबको दाना पानी मिलता है, वो मिलता ही रहेगा। बट जो मिल रहा है और साथ में जो एनर्जी का समतोल या इक्विलिब्रियम बना के चल रहा है, वहीं पर वास्तु आता है। जो लोग अभी भी, आज मैं कह रहा हूँ कि जो लोग ये धारणा रखते हैं ना कि वास्तु करने से चमत्कार हो जाएंगे और ओवरनाइट उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैंने कोई ऐसे बड़े चमत्कार नहीं किए हैं, राइट। ऐसा नहीं होता। वास्तु इज फॉर बेटरमेंट ऑफ द लाइफ, नॉट 180 डिग्री चेंज ऑफ द लाइफ। वो आपके सीमलेस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट हो जाए, दैट्स इट। आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, काफी कंफर्टेबल हो जाएगी एंड आरामदायक चीजें रहेगी, कंपेयर टू व्हाट इट वाज नॉट विदाउट वास्तु। वास्तु इज एन एड ऑन, ठीक है। जो भी लोग ऐसी मिथ्या रखते हैं, सुपरस्टिशन रखते हैं ना, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सुपरस्टिशन, कि ये मैंने वास्तु कर दिया, अब मेरे को 10 दिन में रिजल्ट आना चाहिए, ऐसे नहीं होता। और ये मैं नहीं, दुनिया का कोई भी सबसे बड़ा वास्तु कंसल्टेंट ले आओ जो ऐसे गारंटेड रिजल्ट दे कि भाई ये 10 दिन में या 4 महीने में आपका ये काम हो जाएगा वास्तु करने से केवल। आई विल डू व्हाटएवर यू से। ठीक है सर,
एंड सर उसका आंसर सर मत मैं कर, लीव कर जाऊं? उसका आंसर कर देना सर। वो जो आपने वो एक गोल वाला जो मेरे को भेजा है वो कहाँ पे रखना है? हाँ हाँ, मैं आपको वो पर्सनली कॉल करके बताता हूँ। ये सैटरडे तो कल संडे को हम बात करें सर। संडे को लेकिन लगाना हाँ नहीं है, आपको लगाना मंडे को है। समझा दूंगा मैं हाँ, आपको। अभी मैंने सारे जितनी रेमेडीज है ना, हम्म, और जहाँ पे वहीं पे जहाँ पे पूजा हुई है वहीं पे नॉर्थ ईस्ट में ही रख रखी है। अभी मैंने प्लांटेशन किसी का भी नहीं किया, क्योंकि कल अच्छी बात। शायद सर कल ये शायद शिफ्टिंग होगा, और या शिफ्टिंग के बाद फिर एक और क्लीनिंग होगा, और अच्छा, उसके बाद फिर उसको उसको करेंगे अपन। वो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि सब कुछ सारा काम आपका जब हो जाए ना, घर का हाँ जो भी, उसके हाँ बाद ही ये डिवाइसेस लगाइए। तो वो एक, क्योंकि जब ये आप लगाते हो ना हर एक कॉर्नर में, जहाँ जहाँ हम रिकमेंड करते हैं, जैसे आप सीखो भी ये भी इस कोर्स में, तो वो लगाते हैं तो वहां पर वो अपनी एनर्जी फील्ड का काम शुरू कर देते हैं, सराउंडिंग एरिया में ब्लेंड होना शुरू कर देते हैं। अब आपने आज रख दिया, कल को आपका टेबल आ रहा है, आप उसको बोलोगे नहीं ये 2 मिनट का निकाल लो, मैं थोड़ा टेबल लगा लूँ, फिर इसको एक फुट थोड़ा यहाँ लगा लेता हूँ। वो अपना थोड़ा बहुत जो काम, वो जो पेनिट्रेशन कर चुका है, वो उसको फिर से वो खुद को सेटअप करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई आई रिकमेंड कि जब सब हो जाए ना, पेंट हो जाए आपका, फर्नीचर हो जाए, ये सब हो जाए, उसके बाद ही इंस्टॉल करना है। तो दिस इज अगेन इन अ वे एडवांटेज ऑफ एनर्जी वास्तु, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। हाँ, तो जस्ट वी आर वन स्टेप अहेड ओनली। ठीक है, तो अब आपने तो बहुत शिफ्टिंग के अच्छा बाद किया है, आपने बहुत अच्छा किया है कि पहले मंगवा ली है आपने, वास्तु पूजा में पूजन करवा लिया है। तो दैट इज बेस्ट ऑफ द थिंग यू कैन डू। बहुत अच्छी बात है ये। और आई एम श्योर दीपक जी, जब आपके यहाँ रखा है, आपको उसका एनर्जी फील्ड महसूस हो कर रहा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है। यू कैन फील द एनर्जी, गारंटेड। करेक्ट, ना करेक्ट करेक्ट सर, करेक्ट। और मतलब वो बहुत सही रहा, मतलब मेरे को नहीं पता था कि आई वाज सिटिंग, एंड जो पूजा हुई है वो दे हैव स्टार्टेड अराउंड 9 AM, एंड इट वाज देयर टिल 3 PM। अरे वाह, बढ़िया है सर। ठीक है, और उस बीच में जितनी अब मतलब कियोस हुआ, बिकॉज मैं हस्बैंड वाइफ तो दोनों पूजा में थे, एंड हाँ, जितना हुआ वो मेरे को लग रहा था यार कैसे मैनेज होगा। एंड मेरे को लगा कि यार जैसे ही मैंने थोड़ा सा भी ध्यान पूजा पे वापस लेके आया, एंड ऑटोमेटिकली सम ऑफ द गेस्ट केम एंड दे हैव प्रोएक्टिवली मतलब हेल्प द पीपल, और उसके बाद पूरी चीजें ऐसे एग्जीक्यूट हुई कि 30 लोगों का खाना बना था और वो 60 लोग भी आ गए तो भी कम नहीं पड़ रहा। ग्रेट, चलो अच्छी बात। तो वो है। ओके, सो यस, जिनको लीड हो रहा है, इफ दे वांट टू लीव दे मे लीव, और जिनको कुछ पूछना है, जानना है, आई एम ओपन एंड आई एम ओके सर, अवेलेबल। गुड नाइट। हाँ जी, गुड नाइट। हाँ जी, सर थोड़ा सा घर के मंदिर को लेके पूछना चाह रहे थे आपसे। बताइए। सर जैसे मंदिर को लेके ना हमेशा मिसकंसेप्शंस रहती हैं कि मंदिर में कितनी मूर्तियां होनी चाहिए, मूर्ति पूजा करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, शिवलिंग हो या ना हो, और अगर मूर्तियां हैं तो कितनी बड़ी हो, ये भी और कोर्स किस किस की कंटेंट है, मूर्ति हम रख सकते हैं सर? कोर्स कंटेंट है, मैं सिखाऊंगा आप सबको, सबको अच्छा, बताऊंगा, तो रेफरेंस किसी का तो। मिस ना हो जाए। है मेरे कोर्स में ही है ये, इसमें है, डिजाइन किया है मैंने। गुड 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 सर। सर कोर्स में लैंड सिलेक्शन और वो है अपने। हाँ, भूमि सिलेक्शन के बारे में भी मैं बताऊंगा, वो दैट इज अच्छा, आल्सो। ओके। सर एक चीज और थी कि जो आपने अभी थोड़ी देर पहले स्थिर वास्तु और चलित वास्तु जो बताया, तो उसमें फाइनली फॉलो किसको करते हैं? सर ये सारा मैं आपको बस एडुकेट कर रहा था कि दिस आर द कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने अभी व्हाइल आई वाज टीचिंग वो भी बताया। इसको प्रैक्टिकली आज के जमाने में अप्लाई, या उसका फायदा इन अ वे कैसे लिया जाए, वो हम सीखेंगे। दैट इज द एक्चुअली कोर ऑफ आपके जो डिवाइसेस मैंने आपके वो भेजे हैं। देवताओं को प्लीज करना है, उनको खुश करना है, उनको बैलेंस नहीं करना है, ठीक है। तो वो हम कर लेंगे। जैसे मैंने कहा था, आगे भी कहा था, अभी फिर से कह रहा हूँ, हमने बहुत अच्छे से वो किया है, और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमने देखे हैं। क्योंकि देखिए, somebody has told ना कि हमारा जैसे जो आपने जो एनर्जी बताया कि एक तो कॉस्मिक एनर्जी है, एक बायो एनर्जी है,
एंड दोनों का बैलेंस ही है। जब भी हम आई थिंक ऑल ऑफ अस हम ना तो लेटे हैं, ना बैठे हैं, ना खड़े हैं, हम एक्चुअली पृथ्वी पे उल्टे लटके हैं एक तरीके से, इन अ वे, राइट? यस, इन अ वे, यस, है ना, लटके हैं। कभी भी हम गिर सकते हैं, हमारे मकान गिर सकते हैं अगर अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो। गुरुत्वाकर्षण ना हो तो Yeah. दैट इज द थिंग। मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि अगर ये हर चीज चलायमान ही है, इवन वास्तु पुरुष मंडल भी चलायमान है, तो जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वास्तु की, वो कितनी रियलिस्टिक हो सकती है? अगेन देखो, आज ही जो हमने डिस्कस किया है उसी में आपके आंसर है। रियलिस्टिक का मतलब आपको वास्तु ऐसा करना है या ऐसे बैलेंस करना है वास्तु, और वास्तु पुरुष मंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, कि आपकी जैविक प्राणिक ऊर्जा का इक्विलिब्रियम बना रहे, जो हमने आज जाना। वास्तु की रेमेडीज या वास्तु करने से आपकी लाइफ ओवरनाइट चेंज नहीं हो जाएगी, राइट? वो तो आपके ग्रह नक्षत्र ही करवाएंगे, बट ग्रह नक्षत्र जो आपको रिजल्ट दे रहे हैं, मान लो आपकी आने वाली, आपने एस्ट्रोलॉजी तो बहुत अच्छे जानते हैं सर, आपकी मान लो आने वाली दशाएं बहुत शुभ है, ठीक है, तो वो मान लो गुरु आपका बहुत अच्छा हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो आपको कुछ शुभ परिणाम देने वाले हैं अभी, पर आपका वास्तु डिसरप्टेड है, तो जो आपको वो 100 बेनिफिट देने वाला था, शायद वो 90-95 ही दे पाए, बिकॉज ऑफ द प्राणिक जैविक ऊर्जा इम्बैलेंस इन योर वास्तु and your own reception of that cosmic power is not well. Why? Because your surrounding is not well. आपकी खुद की रिसेप्शन पावर अच्छी नहीं है, तो कोई क्या कर सकता है? भाई मैं तो देने बैठा हूं, तू ले नहीं रहा है, करेक्ट, राइट? सो दैट इज वेयर वास्तु इज इम्पोर्टेंट। अगर देखो, सीधी सी बात है, मैं अपने आप को ही यहाँ पर इन अ वे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, या वास्तु एज अ होल जैसे आज चल रहा है, कि अगर वास्तु में ही सबकी लाइफ चेंज करने की पावर होती, तो पांडव को गर्भगृह में नहीं जाना पड़ता, ना श्री राम जी को वनवास जाना पड़ता, बिकॉज उनके पास तो सुपर कंसल्टेंट्स है हमारे आपके कंपैरिजन, राइट? ग्रह नक्षत्र जो काम करते हैं वो करते हैं, और वो करेंगे ही। और जो हमने एस्ट्रो वास्तु में सीखा, इनफैक्ट एस्ट्रो वास्तु जो है, अगर उसको सही से समझे, इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्मिक वास्तु ओनली। कॉस्मिक मतलब सौर्य मंडल की या यूनिवर्स की एनर्जीज। एस्ट्रोलॉजी क्या है? यूनिवर्स की ही बात है, राइट? सो एस्ट्रो वास्तु से वो प्लैनेटरी कृपा को आप बैलेंस कर सकते हो, जैसे हमने सीखा है वो कोर्स में, और चीजें और रिफाइन करके अच्छे तरीके से आप उसके रिजल्ट एब्जॉर्ब कर सकते हो। एक्चुअली जिन्होंने एस्ट्रो वास्तु करके ये कोर्स में आए हैं, वो अदर वे राउंड होना चाहिए था, पहले ये करके फिर एस्ट्रो वास्तु करना चाहिए। हालांकि आप सबने वास्तु जानी है। सर जैसे हम किसी पुराने घर को छोड़ के आते हैं, चाहे वो रेंट वाला होता है या जो भी होता है, तो उस घर की बैड एनर्जीज कब तक हमारे साथ रहती हैं सर? एटलीस्ट 3 मंथ। अगर ज्यादा है, अगर ज्यादा इंटेंसिटी वाली एनर्जीज थी, तो उसमें करीबन एक इसमें ये दिया गया था, मैंने पढ़ा है, कुछ अवधि दी गई है, एक साल 14 दिन और सम आवर्स ऐसा कुछ दिया गया है। तो वो अगर बहुत ज्यादा एनर्जीज वहां पर वो है तो इतना, अदरवाइज मिनिमम आपको ये रहेगा। ओके, तो सर नए घर की, इसका मतलब उन 3 महीनों में नए घर की एनर्जी कुछ नहीं करेगी आपके लिए? देखो, एक एनर्जी आपको छोड़ रही है और दूसरी आपको पकड़ रही है, तो ये ट्रांजिशन। जैसे आपने एस्ट्रो वास्तु किया था, राइट? मैंने नंग जो धारण करने की बात की थी, आपको कौन करने चाहिए जब आप निकालते हो, जैसे आपने किसी की कुंडली देखी, हमारे एस्ट्रो कोर्स में वही था कि हम ग्रह निकलवाते हैं सबके, तो आप जब निकालोगे तो सामने वाला बोलेगा, जब से मैंने निकाला है ना, 3 साल से पहना, पर जब से निकाला है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि उस जो नंग जो उन्होंने पहना था, वो जो स्टोन, उसकी एनर्जीज उनकी बॉडी से ब्लेंड हो गई थी। अब जब वो उनसे दूर करवा दिया है आपने, क्योंकि वो आपका वो जेमस्टोन सही नहीं था, तो उनको कुछ दिन वो अनइजीनेस रहेगा। जैसे आप मान लो आपने एक बैंड पहना है हैंड में, अब वो बैंड आप
एक 15-20 दिन पहनो और निकाल दो तो आपको हाथ खाली खाली लगेगा। खाली खाली लगता है, बिल्कुल सर। दैट सेम थिंग। वो तो जो सर ट्रांजिशन जितना इजी गोइंग में हो, वही तो पूरा खेल है ना सर। क्योंकि हमारे जितने भी फेस्टिवल हैं, हिंदू फेस्टिवल, वो सारे ट्रांजिशन के फेस्टिवल हैं, और ट्रांजिशन में आप ईज में रहो, उसको ही एक रिचुअल का नाम देके और आपको कूल डाउन कर देते हैं कि हाँ भाई ईज में रहना, उत्तरायण से दक्षिणायन हो रहा है, ईज में रहना। एग्जैक्टली। तो आपको वो त्योहारों के महत्व भी ऐसे रहे कि उस दिन जो एक्टिविटीज आपको बताई गई है या जो खाना खाने की महिमा है कि इस दिन ये खाना चाहिए, तो वो सब भी वही है कि आपका वो ट्रांजिशन स्मूथ रहे, राइट। क्योंकि गुप्त नवरात्रे भी तो देखो, गुप्त नवरात्रे भी मतलब वो उससे ही दिखाते हैं ना वो लोग बिल्कुल। इमीडिएटली। अब पूरा ट्रांजिशन है ना। ओके सर। तो आपने जो रेमेडी बताई थी, तो जब आप एनर्जी वास्तु में आके बताएंगे सारा कुछ, उसमें फिर ये रेमेडीज भी साथ में होती हैं या ये सिर्फ ये अलग कॉन्सेप्ट है? नहीं, रेमेडीज होती है ना। देखो बीच बीच में तो मैं ये रेमेडीज सारी आपको बताते ही रहा हूँ, तो कभी जी जी कुछ ऐसे रैंडमली आ जाए तो आपको वो नोट डाउन करते रहना है। एनर्जी वास्तु की जो रेमेडीज मैं बताऊंगा वो तो बताऊंगा ही। हेलिक्स के बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। बाकी जी सारी भी जो जो एप्लीकेबल रेमेडीज है वो सारी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि उसके पीछे रीजन क्या है, वो कैसे काम करती है और कहाँ अप्लाई करनी है। मतलब ये जो उस दिन आपने पढ़ाया था वो भी साथ में रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो पढ़ा रहा हूँ ना, वरना मैं सीधा अगर कराने को होता तो मैं सीधा एनर्जी वास्तु की ये मेरी रेमेडीज है, इसको ऐसे लगा दो, इसको ऐसे लगा दो, ऐसे करके 4 दिन में कोर्स खत्म कर देता, पर मुझे वो करना नहीं है, जी है ना। जब तक आप सब्जेक्ट को, एनर्जी फील्ड्स को जानोगे नहीं, तब जी तक आप उसकी रेमेडीज कैसे करोगे। मैं ये गारंटी से अगेन कहता हूँ कि आप ये सब जो अभी पढ़ रहे हो ना, जो मैं आपको ये सारे सब्जेक्ट्स और जो सिर्फ अवगत करा रहा हूँ आपको, वो जी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इमीडिएटली नहीं, बट 3 महीने 2-3 साल बाद भी आप जब रेमेडी कर रहे हो ना, आपको वो आइडिया क्लिक करेगा और उसको अप्लाई करोगे आप। जी मेरे साथ ही ऐसा हुआ, सबके साथ भी ऐसा होगा ही, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। ये सारे तथ्य, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके काम आते हैं। जी